सोच के देखिए, एक वक्त था जब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता था कि वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के एक जाल में फंसी हुई है, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन ये पुराना सा शब्द आज इतने सालों बाद अचानक से हेडलाइंस में क्यों है? क्यों इस पर इतनी बातें हो रही हैं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस टर्म की हर एक परत को खोलेंगे और बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या था और आज इसके क्या मायने हैं। इस पूरे एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पुराना शब्द एक नई बहस का हिस्सा कैसे बन गया। फिर आखिर ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था क्या, और उस दौर में भारत की रफ्तार इतनी धीमी क्यों थी। इसके बाद हम बात करेंगे 1991 की, वो साल जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज ये इतना डिस्कस क्यों हो रहा है। तो ये नई बहस आखिर शुरू हुई कहाँ से? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया और इस टर्म को भारत रेट ऑफ ग्रोथ के आमने सामने रखा। और बस इतना कहना ही था कि ये पुराना सा शब्द एक बार फिर से सबकी जबान पर आ गया। तो चलिए अब सीधे इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। आखिर ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या चीज? देखिए, इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था 1978 में एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर राज कृष्णा ने। उनका मकसद बस सरकारों और लोगों का ध्यान इस तरफ लाना था कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ एक जगह आकर थम सी गई है, ऐसे जैसे कोई गाड़ी सेकंड गियर में अटक जाती है ना, बस वैसा ही। प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1950 से लेकर 1980 तक यानी पूरे 30 साल का डेटा देखा और उन्होंने पाया कि इस पूरे दौर में भारत की एवरेज ग्रोथ रेट कितनी थी? सिर्फ 3.5%। जी हाँ, 3.5%। दशकों तक हमारी इकोनॉमी इसी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अब ये 3.5% सुनने में शायद ठीक लगे, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अंग्रेज़ों के टाइम पर तो हमारी ग्रोथ 1% से भी कम थी। आज़ादी के ठीक बाद ये थोड़ी बेहतर होकर लगभग 2% हुई। तो उस हिसाब से 3.5% एक सुधार तो ज़रूर था, लेकिन ये इतना भी नहीं था कि देश को गरीबी के जाल से बाहर निकाल सके। ये बस जिंदा रहने के लिए काफ़ी था, दौड़ने के लिए नहीं। तो अगला लॉजिकल सवाल यही बनता है कि भाई, आखिर इतने लंबे टाइम तक, पूरे 30 साल तक हमारी रफ्तार इतनी धीमी क्यों रही? इसके पीछे असल में कई बड़े इकोनॉमिक कारण थे। इकोनॉमिस्ट्स इसके लिए एक बड़ा फैंसी सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक तरह का दुष्चक्र है, एक विशियस साइकिल जिसमें इकोनॉमी फंस जाती है। देखिए, होता ये था कि लोगों की इनकम कम थी। अब जब इनकम ही कम होगी तो सेविंग्स यानी बचत भी कम होगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, उस जमाने में हमारा सेविंग्स रेट सिर्फ 9% के आसपास था, जबकि आज ये लगभग 30% है। तो जब सेविंग्स कम तो देश में इन्वेस्टमेंट भी कम। इन्वेस्टमेंट कम मतलब ना नई फैक्ट्रियां, ना नई टेक्नोलॉजी। और जब प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा तो लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी? तो देखा आपने, कम इनकम, कम बचत, कम इन्वेस्टमेंट, कम प्रोडक्शन और फिर से कम इनकम। ये साइकिल बस चलता रहता था। और इस जाल को और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी उस वक्त की सरकारी पॉलिसीज। हम बात कर रहे हैं लाइसेंस राज और परमिट राज की। मतलब छोटा सा भी बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी बाबुओं से इतने परमिट और लाइसेंस लेने पड़ते थे कि लोग हार मान लेते थे। ऊपर से ज्यादातर बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। MRTP, फेरा जैसे सख्त कानून थे और आयात प्रतिस्थापन की पॉलिसी थी, जिसका सीधा मतलब था कि हम बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे, जो बनाएंगे खुद बनाएंगे। इन सब ने मिलकर इकोनॉमी को एक बंद डिब्बे जैसा बना दिया था। और यहाँ एक और बहुत ज़रूरी फैक्टर था। देखिए, पूरे देश की GDP तो 3.5% से बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम यानी हर एक इंसान की एवरेज आमदनी की बात करते हैं तो वो ग्रोथ रेट गिरकर सिर्फ 1% रह जाती थी। इसकी वजह हमारी तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन। इसको ऐसे समझिए कि केक थोड़ा सा ही बड़ा हो रहा था, लेकिन उसे खाने वाले लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना ये सब। अगर यहाँ तक की जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ये हमें और भी ऐसा कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। तो फिर सवाल ये है कि इस साइकिल से, इस जाल से भारत आखिर बाहर निकला कैसे? इसका जवाब है साल 1991, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मोड़।
और ये जानकर शायद आपको हैरानी हो कि 1991 के सुधार कोई प्लान करके नहीं किए गए थे। ये असल में मजबूरी का नतीजा थे। हुआ ये कि 1990 में खाड़ी युद्ध के कारण तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए। हमारे देश का भुगतान संतुलन का संकट इतना गहरा गया कि हमारे पास विदेशी करेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। हालात इतने खराब थे कि हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास जाना पड़ा। और जैसा कि होता है, IMF ने मदद के बदले में कड़ी शर्तें रखी। इन्हीं शर्तों के चलते भारत में मशहूर LPG सुधारों को लागू किया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका सीधा मतलब था लाइसेंस राज को खत्म करो, सरकारी कंपनियों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाओ और भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दो। और इन सुधारों का असर वो तो जादू जैसा था। जहां 1991 से पहले हम उस 3.5% के जाल में फंसे हुए थे, इन सुधारों के बाद हमारी एवरेज GDP ग्रोथ रेट सीधे 6 से 8% और कभी-कभी उससे भी ज्यादा हो गई। हमने आखिरकार उस पुराने जाल को तोड़ ही दिया। चलिए, अब वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। ये सब तो इतिहास की बातें हो गईं, तो फिर आज इस पुराने टर्म पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसको समझने के लिए हमें 1991 से पहले और बाद की इकोनॉमी के बीच के फर्क को देखना होगा। पहले क्या थे हम? एक बंद इकोनॉमी, लाइसेंस राज वाली, सरकार नियंत्रित इकोनॉमी। और 1991 के बाद क्या बन गए? एक खुली, बाजार आधारित इकोनॉमी। ये बदलाव कितना बड़ा है, ये टेबल उसे और साफ कर देती है। जहां एक वक्त हमारी इकोनॉमी को अनप्रोडक्टिव या अनुत्पादक कहा जाता था, वहीं आज IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान इसे गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी कह रहे हैं। यानी एक ऐसी परफेक्ट इकोनॉमी जो ना बहुत तेजी से ओवरहीट हो रही है, ना बहुत धीरे चल रही है, बिल्कुल सही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और हमारा फोकस भी आयात प्रतिस्थापन से हटकर बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास पर आ चुका है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज ये चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि हम वापस उस दौर में जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हो रहा है। ये बताने के लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के दौर से कितना आगे निकल चुकी है और अब एक नए भारत रेट ऑफ ग्रोथ के रास्ते पे है, जहां ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज है। तो ये थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की पूरी कहानी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आपके अनुसार आज की इंडियन इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है? क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर ऐसे ही आसान और इन्फॉर्मेटिव विश्लेषण के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।